नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार इलेक्शन पे नेशनल इंडिया न्यूज़ की ये खास चर्चा, बिहार की बाजी। और आज के इस सेशन में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, नवनीत कुमार पटना से हैं और पेशे से एडवोकेट हैं। उनकी खासा नज़र होती है पॉलिटिक्स पे और एक्टिव पॉलिटिक्स में उनकी रुचि है और लगातार अपने राय जो है अपने ब्लॉग के माध्यम से वो जाहिर करते रहते हैं। नवनीत जी, आपका स्वागत है इस सेशन में। पहला सवाल जो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि पहला चरण का चुनाव हो चुका है, उसमें करीब 52% के के करीब जो है वो टर्नआउट रहा। तो इसको आप किस तरीके से देखेंगे? ये ज़्यादा है, कम है? और चूंकि अभी ऑलरेडी कोविड चल रहा है, गिवन द सर्कमस्टांस की इस बार जो वोटर हैं, बिहार के वोटर हैं, उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट थी। अभी जो पहले फर्स्ट फेज की जो पोलिंग हुई है उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोरोना काल में भी जो सिचुएशन है पूरे देश का या बिहार का, उसमें भी वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा है। और पिछली बार 55% जहां पोल हुए थे, इस बार 53-52% तक पोल हुए हैं। और खास करके इस चुनाव का खासियत हमने ये देखा है कि इस चुनाव में जो युवा वर्ग है वो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, पोलिंग करने गए हैं बूथ तक। वो युवा वर्ग सबसे ज्यादा उनकी भूमिका भागीदारी रही है इस पोलिंग परसेंटेज। जी। तो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है, और हम लोगों ने कई जिलों में, जिन जिलों में चुनाव थे फर्स्ट फेज में, हम लोगों ने बात की है बहुत सारे लोगों से, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से, अलग अलग कास्ट के लोगों से। तो जो फीडबैक ये मिल रहा है कि इसमें जो आरजेडी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, जो तेजस्वी यादव इसके मुख्यमंत्री के जो चेहरे बनाए गए, इस गठबंधन को फायदा होता दिख रहा है। और ये एनडीए गठबंधन से आगे है इस फर्स्ट फेज में। जी। और फर्स्ट फेज का चुनाव पूरा मगध, बिहार का मगध रेंज में हुआ है, मगध के क्षेत्रों में। पटना का कुछ विधानसभा क्षेत्र उसमें है, जहानाबाद है, अरवल है, गया है, नवादा है, आपका मुंगेर और बांका के जिलों, जमुई के जिलों में भी चुनाव हुई है फर्स्ट फेज में। तो इन सारे जगहों पर आरजेडी के नेतृत्व में जो गठबंधन बनी है वो हमको काफी आगे दिख रही है, जो फीडबैक मिल रहा है। जी, तो इस बार की जो बिहार की जनता है वो महागठबंधन को, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू शामिल नहीं भी है, उसके बावजूद जो है वो महागठबंधन को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसी से एक मतलब जो अगला सवाल मेरा बनता है वो ये है कि अमूमन जब भी बिहार में भी या कहीं बाहर में भी चुनाव होता है, तो हर चुनाव का एक अपना नैरेटिव होता है। जो अमूमन जो नेशन में क्या चल रहा है वो हमेशा उससे इन्फ्लुएंस रहता है। इससे पहले भी हमने देखा है, महाराष्ट्र चुनाव, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, या अभी आपके और भी कई सारे स्टेट में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी हुए हैं। तो वहां पे एक नेशनल नैरेटिव हमेशा से रहा है, जो आपका हिंदुत्व के अकॉर्डिंग राम मंदिर, कश्मीर के मुद्दे, आर्टिकल 370, और फिर हिंदी हिंदू सम्राट टाइप के जो है कोटेशंस और बैनर, और उसके सहारे में इलेक्शन लड़ने की कोशिश की गई है और उसका असर भी दिखा है कई बार। तो ऐसा क्या कुछ हो रहा है कि बिहार में ये नैरेटिव बिल्कुल नहीं चल पा रहा है? इलेक्शन से पहले तो ऐसा लग रहा था कि जो पूरा का पूरा इलेक्शन है वो इस बार सुशांत सिंह के इन पे ही लगेगा। मतलब उनके सुसाइड या फिर जो भी इसके अराउंड कंट्रोवर्सी हुई उसी पे जाएगा। फिर उसके बाद जो है कश्मीर का मुद्दा 1 साल हो रहा था, उसको भी भुनाने की कोशिश की जा रही थी, पर वो कहीं गया नहीं। मतलब जो है नेशनल नैरेटिव जो है वो सेट ही नहीं हो पाया, और बिहार के जनता जो है वो लगातार नकार रही है। मतलब इस बार ये थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? लाइक क्या चेंज हुआ है इस बार कि नेशनल नैरेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बिहार में? देखिए, इलेक्शन इलेक्शन की घोषणा से पूर्व हम लोग को भी ये अनुमान था कि इस चुनाव में जो आरएसएस है, भाजपा है या जदयू जो है, ये नैरेटिव सेट करेगी हिंदुत्व की राजनीति। आर्टिकल 370 हो
या आपका अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला, इन लोगों ने पूरे देश के अंदर जो माहौल एक बनाने का काम किया। तो लेकिन जब चुनाव का घोषणा हुई, उसके बाद सबसे पहले महागठबंधन बनने की घोषणा हुई। पटना के अंदर एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और जब कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ आरजेडी का अलायंस हुआ और इसकी घोषणा हुई कि कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे और हमारा एजेंडा क्या है, जब तेजस्वी यादव ने, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उन्होंने घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 10 लाख नौकरी जो है हम युवाओं को देंगे, और ये नौकरी अस्थाई और सरकारी होगी। और उनका लॉजिक था कि 4.5 लाख जो पद है वो रिक्त है अभी वर्तमान में बिहार सरकार के अंदर विभिन्न डिपार्टमेंट में, और एक नेशनल एवरेज बनाने के लिए जो रेशियो है, नेशनल रेशियो है, एवरेज है, उसमें जाने के लिए 5.5 लाख और नौकरी की जरूरत पड़ेगी बिहार में, और उसको भी हम भरेंगे। तो ये इनका जो एक एजेंडा था रोजगार का, ये सबसे पहले मैसेज जनता के बीच में चला गया। और ये जब आम लोगों के बीच इसका मैसेज चला गया, संवाद हुआ उनसे, जब तेजस्वी यादव रैली करने निकले पटना से विभिन्न जिलों के अंदर, तो खास करके युवाओं का उनके रैली में उत्साह देखने को मिला इस एजेंडे पर, और जो उनका युवा का समर्थन उनको मिला, इससे नैरेटिव बदल गया इस चुनाव का। और भाजपा ने प्रयास किया, भाजपा ने योगी आदित्यनाथ जी को, यूपी के जो सीएम है, उनको यहाँ पर उनसे भाषण दिलवाया, कई जगह रैलियां करवाई। प्रधानमंत्री मोदी आए तो वो 370 पर बोले, लेकिन जनता इनको सीरियसली नहीं लिया, इनके नैरेटिव को। उसका मुख्य कारण आप ये देखेंगे चुनाव में, खास करके बिहार जैसे राज्यों में, जो दोनों पार्टी के अपना अपना एक समर्थन है, समर्थक है, सपोर्टर है, जो चुनाव में नैरेटिव सेट करते हैं नीचे स्तर पर, गांव में या मोहल्ले में माहौल बनाने का काम करते हैं। जो नीतीश कुमार जी 15 साल से जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, इनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है बिहार के अंदर में। और अभी भाजपा ने एक इंटरनल सर्वे कराई, और हमको लगता है बीजेपी को मालूम चल गया था कि हम इस बार सत्ता में नहीं आ सकते हैं, हम सरकार नहीं बनाने की स्थिति में बिहार के अंदर हैं। आक्रोश है जनता के अंदर, और खास करके ये आक्रोश सबसे ज्यादा, अगर किसी चीज का आक्रोश है तो वो लॉकडाउन के कारण जो मजदूर गरीब गांव में प्रभावित हुए हैं, वो सबसे ज्यादा नाराज हैं इस सरकार से। जो इन लोगों ने कुछ किया नहीं लॉकडाउन के अंदर गरीब लोगों के लिए, जो पिछड़े समुदाय, अति पिछड़े समुदाय या दलित वर्ग के जो मजदूर लोग बाहर कमाने जाते हैं, या डेली वेजेज पर बिहार में ही काम करते हैं, ठेले वाले, फुचके वाले और छोटे छोटे व्यवसाय वाले, वो सारे लोग बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं इस लॉकडाउन में, कोरोना काल। तो उन लोगों के अंदर नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो बीजेपी को पता था, बीजेपी ने क्या किया कि लोजप्पा को अलग करके और जदयू के खिलाफ सारे कैंडिडेट उतरवा दिए, और जितने सीटों पर जदयू लड़ रही है, वो सिर्फ वही सीट पर एलजेपी से कैंडिडेट दी है, चिराग पासवान ने कैंडिडेट उतारे हैं। और वो कैंडिडेट आप देखेंगे कि जदयू और भाजपा का जो मुख्य वोटर है, आक्रामक है, जो इनका नैरेटिव सेट कर सकता था, वो उच्च जाति के लोग, अपर कास्ट वोटर है इनका, जो इनके लिए माहौल बनाते थे, सोशल मीडिया पर हो या गांव मोहल्ले में हो, तो वो एक नैरेटिव सेट करते थे। जिस तरह का 2014 में मोदी के लिए इन लोगों ने किया, फिर 19 में किया पुलवामा अटैक के बाद। लेकिन एलजेपी ने क्या किया कि वो नीतीश कुमार के जी के पार्टी के अगेंस्ट में, जहां जहां नीतीश जी का कैंडिडेट लड़ रहा है जितने सीटों पर, उन सीटों पर एलजेपी ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट उन उच्च जातियों के कैंडिडेट को उतारा, अपर कास्ट के लोगों को उतार दिया कैंडिडेट बनाकर। और अपर कास्ट में एक ये मैसेज है कि नीतीश कुमार जो है 15 साल से सीएम है, और बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किए, और वो भाजपा से सीएम बनाना चाहते हैं। तो बीजेपी का कोई सीएम चेहरा हो, इसकी मांग की जा रही थी। लेकिन किसी कारणवश बीजेपी ने अपना भी सर्वे कराया, तो बीजेपी ने मजबूरन नीतीश कुमार जी को सीएम चेहरा माना। तो इससे नीतीश कुमार का जो एक वोट बैंक है अपर कास्ट का, जो बिहार में कुल 12-13% वोट बैंक एक मुश्त है होल अपर कास्ट का, वो इनसे खिसक गया है। और वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में लोजप्पा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जहां जहां लोजप्पा के कैंडिडेट हैं, अपर कास्ट जो लोजप्पा के कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ वोटिंग हो रही है, और फर्स्ट फेज में हुआ भी है।
तो ये सबसे ज्यादा नुकसान इस चुनाव में जदयू को होने जा रहा है। और नीतीश कुमार जी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन अब उनके पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। और जो जी राजद का जो मेन वोटर है, जो हम कहते हैं राजद की MY समीकरण, वो कहीं टूट नहीं रहा। हमको लगता है जो 95% जो है लोग वोट कर रहे हैं यादव मुसलमान, जो इनका ट्रेडिशनल वोटर है। इसके जो इनके जो राजद के साथ हम कह सकते हैं कि राजद जब सरकार में नहीं रही, विपक्ष में लगातार रही, तब भी ये वोटर इनके साथ थे, वो वोटर अभी भी इनके साथ हैं। लेकिन इसमें ऐड हुआ है जो रोजगार का मुद्दा हो, या इन्होंने पार्टी के अंदर जो एक बदलाव किया था, अति पिछड़ी जाति को पार्टी में पद में रिजर्वेशन दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2015 में राजद ने मात्र 3-4 कैंडिडेट अति पिछड़ी जाति से दिया था। इस बार राजद ने 24 अति पिछड़ी जातियों को उम्मीदवार बनाया है इस चुनाव में। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। हर जिले में राजद के एक अति पिछड़े कैंडिडेट हैं, और कुछ उन जिलों में राजद के सांगठनिक पद पर भी अति पिछड़ा लीडरशिप है। राजद का कई जिलों में जिलाध्यक्ष अति पिछड़े जाति से भी हैं, और इस बार कैंडिडेट भी हर जिले में राजद ने अति पिछड़ा उम्मीदवार एक उम्मीदवार बनाया है। तो इससे राजद को लाभ मिल रहा है कि जो अति पिछड़ी जाति का वोट बैंक जो नीतीश कुमार जी की तरफ माना जाता था, वो इस बार दरक रहा है, उनसे हट रहा है। अगर 50% अति पिछड़ी जाति का वोट उनसे भी खिसक गया, मात्र 50% भी, तो नीतीश जी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा चुनाव में, और राजद सरकार बना लेगी। और हमको लगता है कि जो रोजगार का सवाल है, ये तो कास्ट कम्बिनेशन की बात, हम जो फैक्ट बात है वो हम बता रहे हैं। और रोजगार के सवाल पर भी अन्य जाति के जो युवा वर्ग हैं, अपर कास्ट के भी कुछ युवा वर्ग हैं जो जूझ रहे हैं बेरोजगारी से, बहुत परेशान हैं, वो या अति पिछड़ी जाति में हो या दलित वर्ग में हो, ये सारे यूथ वर्ग खास करके वो राजद के साथ हैं, पक्ष में हैं, और वोट कर रहे हैं जगह जगह निकल करके। ये राजद के लिए बहुत ही फायदे, और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के लिए है इस बार। और हमको लगता है कि बिहार में जब जनता एक बार मूड बना लेती है ना, तो वो फिर आप दूसरा नैरेटिव सेट नहीं कर सकते हैं। वो एक जी बार जब मूड बन गया, सरकार बदलनी है तो वो बदल देगी। आप बीच में दूसरा मुद्दा लाइए नहीं लाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जी नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी लगातार सभा कर रहे हैं बिहार के अंदर में, ये लोग प्रयास कर रहे हैं नैरेटिव चेंज करें, लेकिन हो नहीं रहा है। और आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा अगर है, चुनाव का एजेंडा है, तो वो रोजगार का है, महंगाई का है, और जिलों ब्लॉक थाने के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो आम लोगों की नहीं सुनी जा रही है, गरीब लोग परेशान हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और लोग इस पर वोटिंग कर रहे हैं, दिख रहा है। जी क्योंकि इससे पहले भी अगर हम 3 विधानसभा के चुनाव अगर देखेंगे, असेंबली पोल्स देखेंगे, तो हमेशा ये जो रहता था एक जंगल राज वर्सेस सुशासन, ये नैरेटिव कहीं ना कहीं निकल कर करके आ ही जाता था, निकल कर करके इस पर बात हो ही जाती थी कि हमने सुशासन दिया है। इससे पहले के जो 15 साल रहे हैं, जो आरजेडी और आरजेडी के मतलब गवर्नेंस में रहा, बिहार को गवर्न किया गया है, तो उसको जंगल राज की तरह टर्म किया गया, और उसके बाद सुशासन की तरह ये जो पिछली 15 साल है उसको वो किया गया था। तो पिछले तीनों इलेक्शन में कहीं ना कहीं ये निकल करके आता था, सुशासन वर्सेस जंगल राज। पर इस बार शुरू से ही जो देखने को मिल रहा है कि ये टर्म कहीं पर आ ही नहीं पा रहा है, मतलब कहीं पर फिट ही नहीं बैठ रहा है। और शुरू से ही जी जी इसमें इस बार के चुनाव में हम देखें, अभी मुजफ्फरपुर के जिलों में जब नरेंद्र मोदी की सभा थी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, तो नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट अटैक किया तेजस्वी यादव पर कि जंगल राज के युवराज हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पिछले 15 साल को जो जिक्र किया जा रहा है भाजपा या जदयू द्वारा, उसमें तेजस्वी यादव कहीं कुछ नहीं थे। न तेजस्वी यादव मंत्री थे उसमें, न मुख्यमंत्री थे, इनका सत्ता से कोई लेना देना नहीं था। इनका कोई उस जंगल राज का इनका इतिहास नहीं रहा है सत्ता में रहने का। और वो तथाकथित जो जंगल राज भाजपा आरोप लगा रही है, अब जो है, जो नए युवा वर्ग हैं जिनके पास मोबाइल है हाथ में, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि NCRB का जो डाटा है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो भारत सरकार का ही संस्था है, उसके आंकड़े में अपराध में अभी बिहार नंबर 1 है, हर किस्म के अपराध में। आप लालू यादव जी के 15 साल के शासनकाल ले लीजिए, या नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासनकाल को ले लीजिए, तो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अपराध बढ़ी है, ये NCRB का आंकड़ा है। आप अपहरण का केस इनमें बढ़ा है, दर्ज हुआ है,
हत्या में ये टॉप पर हैं। तो हर किस्म के अपराध में, लूट, छिनताई, डकैती, रेप में तो बिहार सबसे ज्यादा आगे है। तो बिहार एनसीआरबी के आंकड़ों में आगे है। ये विकास की बात कर रहे हैं, जो नीति आयोग है, जो जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जी उन नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार जो है विकास में सबसे फिसडी राज्य है। अभी हाल में नीति आयोग का रिपोर्ट जारी हुआ है, उसमें बिहार सबसे फिसडी राज्य है विकास में। तो जो युवा वर्ग पढ़ लिख रहे हैं, या मोबाइल से, फेसबुक से, या गूगल से, या पेपर से, मैगजीन से जुड़े हुए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को। तो बीजेपी का इस बार ये नैरेटिव सेट नहीं हो पाया जंगल राज का, क्योंकि क्राइम इतना बढ़ा है बिहार में इन पिछले 10 सालों में, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। तो लोग झेल रहे हैं क्राइम को ना, जिलों के अंदर में दिख रहा है, वो देख रहे हैं। अभी मुंगेर में क्या हुआ, मुंगेर में मूर्ति विसर्जन में शांतिपूर्ण लोग जुलूस लेके, जो भक्त लोग थे, अपना पूजा समिति के लोग करते हैं, वो जा रहे थे। वो जल्दी विसर्जन करवाने के चक्कर में वहां के एसपी ने गोली चलवा दी, और एक आम युवक का जो है सर में गोली लग गया, 8 लोगों को गोली लगी। तो अफसरशाही भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप दूसरे तरीके से भी उस जुलूस को हैंडल कर सकते थे, लेकिन लोग जो है आक्रोशित हैं अफसरशाही से। फिर भी ये उस एसपी को नहीं हटा रहे थे। जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरा चुनाव के बाद, तो ये अंत में चुनाव आयोग ने एसपी को हटाया। तो इनका भ्रष्टाचार, आप किसी भी ब्लॉक में बिहार के अंदर चले जाइए, थाने में चले जाइए, बिना पैसा के न एफआईआर रजिस्टर्ड हो रहा है, न केस डायरी बन रहा है, न ब्लॉक में आप कोई काम बिना पैसा का हो रहा है। तो एक बिहार में भ्रष्टाचार जो है संस्थागत रूप ले लिया है। और ब्लॉक में कौन जाते हैं, थाने के अंदर कौन जा रहे हैं, जो गांव के गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वो जा रहे हैं ना, उनका काम हो रहा है ब्लॉक थाना से। उनको जरूरत पड़ती है थाने या ब्लॉक की। जब वो ब्लॉक थाने जा रहे हैं तो उनको वहां पर भ्रष्टाचार दिखता है, और बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। तो वो लोग त्रस्त हैं इन ऐसे भ्रष्टाचार से, जो संस्थागत रूप ले लिया है ब्लॉक थानों के अंदर में। तो लोग, जी दिख रहा है लोगों का जंगल राज भ्रष्टाचार, इसलिए इनके नैरेटिव पर लोग अब नहीं जा रहे हैं। और लोगों ने, हमको लगता है, जो मन बना लिया है कि सरकार को बदलनी है, और लोग सरकार बदलेंगे। और सरकार बदलेगी तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है उसको फायदा होता है। और वो सरकार में आती है तो तेजस्वी यादव उसके नेता हैं, और तेजस्वी यादव अभी यंग हैं, और जो बोल रहे हैं उन पर लोग विश्वास कर रहा है, और बहुत ही लॉजिकली बात को रख रहे हैं। हम कैसे रोजगार देंगे ये भी बता रहे हैं। बीजेपी ने तो पहले कहा 10 लाख रोजगार ये कहां से देंगे, इन्होंने बताया कि हम 10 लाख रोजगार कहां से देंगे, उसके बाद बीजेपी ने कहा हम 19 लाख देंगे। तो लोग समझ गए, आप पहले बोले 10 लाख रोजगार कहां से देंगे, जब इन्होंने बताया कहां से देंगे तो आपने 19 लाख रोजगार की घोषणा कर दी। तो लोग समझ रहे हैं इनके चाल चरित्र को, इसलिए हमको लग रहा है कि अब वोटिंग पर ये असर नहीं करेगा इनका नैरेटिव बीजेपी का। जी। और इसके साथ में जो एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो आपने भी स्टार्टिंग में मेंशन करी है, कि बीजेपी का रवैया इस बार एनडीए में। तो बीजेपी का खैर पहले भी वो रहा है, ट्रेंड रहा है कि जिस जिस पार्टी, मतलब जिस जिस स्टेट में वो जाते हैं, वहाँ के रीजनल पार्टी के साथ में अलायंस करते हैं, और वो उनको ही खत्म कर करके अपनी जगह बनाते हैं। ये उनका पहले भी रहा है ट्रेंड। पर इस बार जो है नीतीश कुमार के पास में कोई चारा ही नहीं दिख रहा है, जैसा आपने भी मेंशन करा है कि कोई चारा ही नहीं दिख रहा। बीजेपी जो है वो, नीतीश कुमार को भी मालूम है कि बीजेपी ने इनसे सपोर्ट खींचा हुआ है, और बीजेपी खुद एनडीए को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। और ये मेरा अपना समझ है कि इस बार एनडीए का इलेक्शन में आने से पहले ही वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे थे। वो एनर्जी को मैच ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो विपक्ष, जो महागठबंधन जो एनर्जी लेकर करके आ रही है, चाहे वो माले के कैंडिडेट हो, चाहे वो अन्य जो है जो कैंडिडेट हैं आपके आरजेडी के, जिसमें आपने मेंशन करा है कि जो अति पिछड़े जाति के हैं उनको अच्छा खासा स्पेस दिया, जो कि अच्छी रणनीति रही। जो एम वाई का जो इक्वेशन है उससे बाहर निकल करके अपने अपना वोटर, जो वोट बैंक जिसको वो कह सकते हैं, उसको और इंक्रीज करने का, उसको दायरा बढ़ाने का। तो ये बिहार का इलेक्शन अभी और 2 फेज में, मतलब अभी बाकी है, 3 को होना है, फिर 7 को होना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि लोग जो है अपने मुद्दे के हिसाब से वो वोट दें, और वो ऐसे ही, इस तरीके के ही, ना सिर्फ बिहार में, बल्कि हम कामना करेंगे कि दूसरे सारे स्टेट में भी जब भी चुनाव होते हैं
तो ये ट्रेंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई बाहर से आए या बाहर के मुद्दे या वैसे मुद्दे जिनसे वहां की जनता का कोई सरोकार नहीं होता उसके नाम पे उनसे वोट मांगा जाए। बिहार की जनता जो इस बार कर रही है वो काफी पॉजिटिव और काफी प्रोग्रेसिव एग्जाम्पल सेट किया है कि वो अपने मुद्दे को खुद सेट कर रहे हैं और उसके अनुसार पार्टियां को, जो भी पार्टियां, चाहे वो विपक्ष में रहने वाली हो चाहे वो सत्ता में रहने वाली हो, दोनों को मजबूर करा कि उनके मुद्दे के अनुसार मैनिफेस्टो सेट करें। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव एग्जाम्पल सेट किया है। नवनीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल इंडिया न्यूज पे जो नेशनल इंडिया शुक्रिया। न्यूज है जी, नेशनल इंडिया न्यूज जो है वो लगातार बिहार इलेक्शन को कवर कर रही है और तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए जो है आप यूट्यूब चैनल पे जाएं। आप यूट्यूब पे जाकर के नेशनल इंडिया न्यूज सर्च कर सकते हैं और इस लाइव सेशन पे अगर आपके कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।